कैसे हैं? लास्ट क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग में। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, किन कंडीशंस में बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसमें एक टर्म कोवेलेंसी क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रोवैलेंसी हमने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, यहाँ पे हम कोवेलेंसी पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड when atoms combine, जब एटम्स कंबाइन होंगे, लेकिन कैसे कंबाइन होंगे? थ्रू द शेयरिंग। when atoms combine through the शेयरिंग करनी पड़ेगी ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग, 2 एटम्स के बीच में, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है? आयनिक बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हो, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा दोनों एटम्स के बीच में। तो ये एटम्स क्यों कंबाइन होंगे? टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टू अटेन स्टेबिलिटी। वो हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि कोई भी बॉन्ड क्यों बनता है? टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको एनर्जी कम करनी है, स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज करनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है। तो व्हेन एटम्स कंबाइन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रू द शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। एक इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसे अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना होता है। अगर ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ना आए, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना आए, तो भी फॉर्मेशन होता है कोवेलेंट बॉन्ड का। वो हम आगे जाके देखेंगे जब एक्सेप्शंस देखेंगे ऑक्टेट रूल के, कि BeF2 भी बनता है, BCl3 भी बनता है, PCl5 भी बनता है, SF6 भी बनता है। तो मेन रीजन बॉन्ड का बनना इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना नहीं है। वो बहुत बेसिक डेफिनेशन है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए, लेकिन मेन डेफिनेशन है टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टू अटेन स्टेबिलिटी। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कंबाइन होंगे, तो कंबाइन जब होंगे तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी और इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये जो डैश डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। अभी हम टाइप्स ऑफ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ेंगे बेस्ड ऑन शेयरिंग, बेस्ड ऑन पोलैरिटी, बट यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर गॉट शेयर्ड बिटवीन दीज 2 एटम्स। इन 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। इसका मतलब इसने एक कंट्रीब्यूट किया, इस हाइड्रोजन ने एक कंट्रीब्यूट किया और इस हाइड्रोजन ने भी एक कंट्रीब्यूट किया। मतलब दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है। दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है? सेम। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या दोनों जो 2 कंबाइनिंग एटम्स की बात हो रही है, दोनों दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या दोनों 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर शेयरिंग। तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। और इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे, ये जो 1 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पे इस हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है और इस हाइड्रोजन का भी उतना ही हक है ना? तो ये बीच में है, तो ये न्यूक्लियस और इसका भी न्यूक्लियस दोनों अट्रैक्टेड। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करके रखेगा? अट्रैक्टेड करके रखेगा। तो इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक अट्रैक्टिव फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है इन इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से, वो दोनों न्यूक्लियस को पास पास ला रही है। इज इट क्लियर? तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर कर रहे हैं। मतलब दोनों एक को नहीं देना है, दोनों 50-50%, 50-50 रुपए मिला के कोई चीज ला रहे हैं। जैसे सपोज टू बी 2 बच्चे हैं 5th स्टैंडर्ड के, उनको एक बैग चाहिए 100 रुपीज का, बट उन दोनों के पास 50-50 रुपीज हैं। तो वो क्या करेंगे? उनको सैटरडे संडे खेलने को चाहिए, वीकेंड पे खेलने को उसी बैग से कहीं पे क्रिकेट टीम में। तो क्या करेंगे? 50-50 रुपीज क्या करेंगे? मिला लेंगे और 100 रुपीज का बैट ले आएंगे। तो बैट ले आएंगे तो क्या होगा ना, 50, लेकिन उनपे उस बैट पे उन दोनों का होल्ड बराबर होगा, क्योंकि उन दोनों ने सेम कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? नेक्स्ट ये जो है वो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, हमें अगली क्लास में पढ़ना है। अगली क्लास में तो नहीं, अगली क्लास में अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कंप्लीट कर लेंगे जहां पे अनइक्वल शेयरिंग होती है।
क्लियर? उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बाद हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये डॉट क्या बताते हैं? आउटरमोस्ट शेल में वैलेंस, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताते हैं। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, और भी एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए और भी एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे Cl, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। दूसरा Cl, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? Cl 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया एक, ये हो गया एक, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? Cl Cl, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ये शेयर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बॉन्डिंग समझ रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। ठीक है, शेप की बात तो VSEPR में करेंगे, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हाँ ये बॉन्डिंग बनी है, तो जो बेसिक डेफिनेशन है फर्स्ट और सेकंड पीरियड की, टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये अपना ऑक्सीजन क्या कर रहा है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। तो ये देखिए, ये 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए, और इसके ये 8 हो गए, 2 2 4 6 और 2 8। क्लियर? इसको आप ऐसे बना सकते हैं, अभी तो वैसे ऐसी स्ट्रक्चर होती नहीं है। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड की बात करें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये 2, क्लियर है? तो ये जो दो इसके इलेक्ट्रॉन 2 शेयर करें, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा, और ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल, दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आपने क्या करा? 2 शेयर करें, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करें। एक और बात, ये जो O2 की स्ट्रक्चर है, ये हम शुरुआत में पढ़ते हैं VBT में, बाद में जाके हमें पता चलता है कि O2 पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है MOT में जाके। अभी हम VBT पढ़ेंगे, VSEPR पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम MOT पढ़ेंगे। तो अभी तो हमें पता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप क्या बोलोगे? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2s2 2p4 था, 2s2 2p4 से 2s2 2p6 हो गया, तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक। बट एक्चुअली में डायमैग्नेटिक नहीं है, ये एक पैरामैग्नेटिक स्पीशी है O2 गैस, और ये हमने एक्सपेरिमेंटली भी देखा है, और उसे वेरीफाई करते हैं हम MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। एक्सपेरिमेंटली आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली जब इसका यूट्यूब पे भी दे रखा है इसका एक्सपेरिमेंट, कि O2 गैस को, O2 लिक्विड को अगर आप मैग्नेटिक पोल्स के बीच में से पोर करते हैं, डालते हैं, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक पोल्स से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है और पोल्स पे चली जाती है, तो इट इज वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? देन नाइट्रोजन, तीन बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे, और ऐसे भी, दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? समझ में आया? ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर? अब हम, अच्छा N2 वही डायमैग्नेटिक है ना, डायमैग्नेटिक है MOT से भी, तो इसका कोई, ये कहीं अट्रैक्ट नहीं होगी मैग्नेटिक पोल्स पे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नेक्स्ट हेडिंग डालें, टाइप्स ऑफ covalent bond, sorry, not chemical bond, based on sharing first. That is, first is single covalent bond, जहां पे 1 electron pair got shared, 1 electron pair shared
between combining atoms. One electron pair shared between combining atoms. Single covalent bond में, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, HCl है, इन दोनों में भी डिफरेंस है. यहाँ पे सेम अभी बात करते हैं दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप. HCl है, HH है, Cl है, Br है. तो वन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया एक एक का. नेक्स्ट डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डिनोटेड बाय सिंगल डैश, डिनोटेड बाय डबल डैश, O डबल बॉन्ड O, फेमस एग्जांपल CO2. ठीक है, ये. नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, अभी हम शेप की बात नहीं करेंगे. ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 3 डैश एन ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, यहाँ पे C2H4 और लगा लूं, यहाँ पे C2H2 लगा लूं. क्लियर? ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड. क्लियर है? ये बेस्ड ऑन शेयरिंग है. इसने भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करे यहाँ पे, और इसने भी 3 करे. यहाँ पे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसने भी 3 करे यहाँ पे, और दोनों कार्बन के बीच में इसने भी 3 करे, और एक इसने हाइड्रोजन के साथ किया, एक इसने हाइड्रोजन के साथ किया. इज इट क्लियर? इज इट विजिबल? यस. क्लियर? समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो ये बेस्ड ऑन शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग हो रही है दोनों कंबाइनिंग एटम्स से. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. बेस्ड ऑन पोलैरिटी. तो देखिए, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं एक तो, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है बेटा? 0. H2 के केस में, Cl2 के केस में, Br2 के केस में. ठीक है, इन सब के बीच में ये सब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं. लेकिन हाँ, कुछ परसेंटेज बहुत ही मिनिमलिस्टिक, 1%, 2%, है ना, लेस देन 5%, इसमें भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि नो बॉन्ड इज 100% आयनिक एंड नो बॉन्ड इज 100% कोवेलेंट, बट मेनली इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, और जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? ऑलमोस्ट 0 है. और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जहां पे चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे HCl है, HBr है, HF है, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जहां पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वीडियो देखें पीरियोडिक टेबल में, इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होगी, तो उसको अपने साइड खींच लेगा, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. दैट्स व्हाई इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स. चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इक्वल्स टू 0. So based on polarity, we have 2 types of covalent bond. Based on sharing, we have 3 types of covalent bond. Clear है? Next, factors that favors the formation of chemical covalent compounds. आप बताएं, just a minute please. वो factors बताएं, factors affecting या favors the formation of covalent compounds. ठीक है, फर्स्ट, अच्छा, मेटल नॉन मेटल के बीच में एक शॉर्ट बनाया था मैंने कि हर बॉन्ड मेटल नॉन मेटल का आयनिक नहीं होता. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पे मेटल नॉन मेटल के बॉन्ड्स कोवेलेंट होते हैं, मतलब प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं, मतलब उनमें कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होता है, कोवेलेंट परसेंटेज ज्यादा होता है. BCl2, BeF2, SnCl4, ये सब मैंने आपको बताया था. क्लियर? AlCl3. तो एक शॉर्ट में आप देखिएगा. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ या फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स में फर्स्ट है कि मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो तो हुआ आयनिक बॉन्ड. अभी हम बिल्कुल बेसिक पे स्टार्ट करते हैं. मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, देने के लिए क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो. तो यहां पे शेयरिंग होनी है, ना ये देने को रेडी है ये ए, ना ए या बी जो भी होगा सामने, दोनों एटम्स देने के लिए रेडी नहीं है. तो एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी. एटम्स शुड हैव हाई
आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो एक्सेप्ट कोई कर नहीं पा रहा, दे कोई नहीं रहा ना, एक्सेप्ट कर पा रहा, तो क्या ऑप्शन बचा, शेयरिंग का ही ऑप्शन बचा। तो नॉन मेटल्स आपस में, नॉन मेटल्स इन देमसेल्व्स फॉर्म, नॉन मेटल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब अधिकतर नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, कोई देने को रेडी नहीं है, दोनों लेने को रेडी है, तो फिर शेयर ही कर लो, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी तभी आयनिक बॉन्ड्स नहीं बन पाएंगे। अगर आयनाइजेशन एनर्जी लो हुई उस एटम की तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तब तो आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि दूसरा लेने के लिए बैठा है, ये दोनों लेने के लिए बैठे हैं, नॉन मेटल है, लेने के लिए बैठे हैं, बट कोई देने के लिए रेडी नहीं है यहाँ पे, बिकॉज सबकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, हाई है। ठीक है, तो एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी। लेकिन नॉन मेटल का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड है, बट कई मेटल और नॉन मेटल के बॉन्ड्स भी कोवेलेंट होते हैं। एग्जाम्पल BeCl2, BeF2, SnCl4, इसको हम फजान्स रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम फजान्स रूल में पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? तो मेटल नॉन मेटल के सारे बॉन्ड्स आयनिक नहीं होते, कुछ कोवेलेंट भी होते हैं, और इसे हम आगे फजान्स रूल में पढ़ेंगे। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम, हाई चार्ज डेंसिटी एंड मोर पोलराइजेशन, तो हम फजान्स रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन बनाएंगे, जिनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या जिनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, या जिनको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जिनको 4 की, जैसे कार्बन के केस में CH4, CCl4, वो सब कोवेलेंट कंपाउंड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड्स है वहां पे सारे। तो जिन भी एटम्स में 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि हमने सिंगल, डबल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा हुआ है, तो एटम शुड हैव 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अधिकतर वही फॉर्म, एटम शुड हैव 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो जो भी एटम्स में 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 5 को कितने की जरूरत है, 3 की, 6 को कितने की जरूरत है, 2 की, 7 को कितने की जरूरत है, एक और की, 8 की, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, तो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स। वो क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपस में क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। कितने, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6, ये आपस में क्या बनाएंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर? Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक बॉन्डिंग और करी और उनको क्या मिल गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 और इवन 4 कार्बन के केस में, जैसे CH4। क्लियर? तो उनके आउटर मोस्ट, ऐसा नहीं कि एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो फिर मेटल्स हो जाएंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इसलिए ये पॉइंट लिखा है आपने। नॉन मेटल, तो नॉन मेटल्स अधिकतर कहाँ है, P ब्लॉक में। पता है ना नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, सारे के सारे P ब्लॉक में। S ब्लॉक मेटल्स, D ब्लॉक मेटल्स, F ब्लॉक मेटल्स, P ब्लॉक सब है, उसमें मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। तो नॉन मेटल्स बेसिकली यहीं पे हैं, 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और 4 कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम मेटलॉइड हो गया, फिर स्टिन और लेड तो मेटल्स है। क्लियर है? समझ में आया दोनों पॉइंट्स? थर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए एटम्स की। अरे नॉन मेटल्स है तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई ही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी हाई। मतलब नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनेगा अधिकतर, वो तो ये BCl2 इनको छोड़ दो एक्सेप्शंस को। तो नॉन मेटल मतलब उनके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वेरी लेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज आल्सो वेरी लेस। तो ये तीनों पॉइंट्स फैक्टर फेवर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को। नेक्स्ट टॉपिक लिखे कोवेलेंसी। नेक्स्ट टॉपिक लिखे कोवेलेंसी। वैलेंसी क्या थी, कंबाइनिंग कैपेसिटी। वैलेंसी क्या थी, ध्यान करो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसके नेबरिंग एटम से।
तो अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स में वैलेंसी की बात करेंगे तो उसका नया नाम हो गया, वैलेंसी की ही बात कर रहे हैं लेकिन किन स्पेसिफिक कंपाउंड्स में, कोवेलेंट कंपाउंड्स में, तो उसे हम कोवैलेंसी कहेंगे. सो द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स and coordinate covalent bonds number of covalent bonds and coordinate covalent bonds that an atom can combine. ठीक है, with neighboring atoms कि that an atom can form. कितने बॉन्ड्स बनाए उसने, नॉट कंबाइन, कितने बॉन्ड्स उसने बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, दैट एन एटम कैन फॉर्म विद नेबरिंग एटम्स, तो वो क्या होगी, उसकी कोवेलेंसी होगी. या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट. अब इसके एग्जांपल्स देखेंगे. और इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, जो कंबाइन होगा दूसरे एटम्स, नेबरिंग एटम्स के साथ, उसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, उतने ही बॉन्ड्स बनाएगा वो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस एटम के पास, और जिसके साथ ये कंबाइन होगा उसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और वो क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन हुआ, बॉन्ड बन गया, शेयरिंग हो गई. तो ये या तो ये या फिर ये, एक ही बात है दोनों, उतने ही बॉन्ड्स बन जाएंगे. कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड्स के समेशन की बात करते हैं. जैसे हाइड्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है, H2 में, H2O में 1. चलिए बात करते हैं सबकी जल्दी से. यहां तक लिख लिया होगा आप लोगों ने. चलिए, हाइड्रोजन की कोवेलेंसी इन H2, H2O एंड HCl कितनी है, 1. क्लोरीन की कोवेलेंसी, कितने बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे, 1. यहाँ पे कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1. ये हाइड्रोजन भी, एक ये हाइड्रोजन भी. HCl में कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 1. क्लोरीन की कोवेलेंसी Cl2 में कितनी है, 1. कितने से कंबाइंड हो रहा है, या HCl में भी कितनी है, 1. नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी है इन NH3 या इन 2, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं. नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइंड है, 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, तो 2 तो एज अ लोन पेयर रह जाएंगे, मतलब अनबॉन्डेड फॉर्म में रह जाएंगे, वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे. और 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो ये 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो कितनी हो जाएगी कोवेलेंसी, 3. N2 के केस में भी कितनी हो जाएगी, 3. क्लियर है. ऑक्सीजन कोवेलेंसी इन H2O and O2 is 2. क्लियर है. 1 2 3 4 5 6, हाँ 5 6, तो 2 बॉन्ड्स बन गए ना. ऑक्सीजन की कोवेलेंसी. अब H3O प्लस में बात करते हैं. इसी तरीके से नाइट्रोजन की कोवेलेंसी, ध्यान से, ये मैंने शॉर्ट में भी डील किया, आई थिंक कल ही किया है. नाइट्रोजन की कोवेलेंसी हम बात करते हैं H+. जब ये H+ के साथ इसके पास लोन पेयर है, इसके वेकेंट ऑर्बिटल में पुट कर देगा. ठीक है, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ही दे रहा है, क्योंकि H+ के पास कुछ है ही नहीं. होता तो मतलब इन द सेंस दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये पुट कर रहा है. जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दे, मतलब एक ही स्पीशी दी, दूसरा स्पीशी बस उसे एक्सेप्ट कर रहा है, इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. और एक्सपेरिमेंटली इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बात करेंगे. अब ये प्लस यहाँ आ जाएगा N पे, वो कैसे आएगा, वो सब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बात करेंगे. तो N+ की कोवेलेंसी कितनी है इन NH4+ is 4. N+ की कोवेलेंसी कितनी है इन NH4+ is 4. 1 2 3 4. क्लियर है. मतलब कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, कोवेलेंट बोलो या कोऑर्डिनेट बोलो, एक्सपेरिमेंटली तो कोई डिफरेंस ही नहीं है. तो कोवेलेंट प्लस कोऑर्डिनेट कितने बॉन्ड्स हो गए, 4. इसी तरीके से ऑक्सीजन की H+ दिया, एक लोन पेयर दिया, ये प्लस, तो कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये, O+. तो यहाँ पे कोवेलेंसी O+ की कितनी है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है. इज इट क्लियर, समझ में आया. अच्छा,
कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन बनाते हैं? नॉन मेटल्स अधिकतर, हाँ वो एक्सेप्शन छोड़ दो, वो कहाँ होते हैं? नॉन मेटल्स, पी ब्लॉक में। तो मतलब सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम अधिकतर। नीचे वाले तो सारे मेटल्स होते हैं, टिन, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया। तो हम सिर्फ सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं। सेकंड पीरियड में कोई डी नहीं होता, कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, सिर्फ एस और पी होते हैं। तो उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी जा सकती है? मैक्सिमम 4, जैसे N+ के केस में 4 चली गई। जितने आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, उतनी उसकी वैलेंसी होगी। तो नाइट्रोजन की 3 होती है, क्योंकि 2s2 2p3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? नाइट्रोजन के केस में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी? 3। वो तो N+ की है, वो तो N+ की है 4 तो। क्लियर है? इसी तरीके से ऑक्सीजन की कितनी होगी? 2। वो तो O+ की है कोवेलेंसी 3, H3O+ में। क्लियर है? समझ आया? ठीक है। अब हम वेरिएबल कोवेलेंसी, एक तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है इसकी। क्लियर है? अभी तो मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं, कोवेलेंसी, क्योंकि नाइट्रोजन NH3 3 बॉन्ड्स बनाता है N2 नॉर्मल स्टेट में भी। मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होती है? जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हो, तो हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट की। और वेरिएबल कोवेलेंसी, तो दोनों टर्म्स देखते हैं क्या कहना चाह रही। वेरिएबल कोवेलेंसी बेसिकली हम थर्ड पीरियड में देखेंगे। ठीक है? वेरिएबल कोवेलेंसी जहां पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हों, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हों इन वैलेंस शेल, वहां पे आपको वेरिएबल कोवेलेंसी मिलेगी। जैसे फास्फोरस की बात करते हैं, 3s2 3p3। ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो कोवेलेंसी आएगी आपकी 3। क्लियर? लेकिन ये 3s2 3p3 के बाद 3d पूरा खाली है, और ये इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी? 5, दैट इज PCl5। क्लियर है? समझ में आया? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है। तो मतलब फास्फोरस की 2 वैलेंसी है, 2 कोवेलेंसी है, 3 और 5। अगर हम इसकी कोवेलेंसी की बात करें तो हमें 3 और 5 मिलेगी। क्लियर है? 3 और 5 मिलेगी, तो 3 इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हुई? 5। और एग्जांपल PCl3 PCl5। इसी तरीके से अगर हम सल्फर की बात करें, सल्फर की बात करें तो 3s2 3p4। ठीक है? ग्राउंड स्टेट में बात करें तो इसकी SF2 HCl2 कोवेलेंसी कितनी हुई? 2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो कितनी? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो SF4 कोवेलेंसी कितनी दिखी आपको? 4। और अगर आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करो, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने डेफिनेशन लिखी थी कोवेलेंसी की, तो कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, तब वो कंबाइन होगा। तो ये एक और उड़ जाएगा आगे डी में, और 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मैक्सिमम कोवेलेंसी है सल्फर की। सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है? 6। इसी तरीके से आप क्लोरीन की भी निकाल सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है वो भी, 3s2 3p5। क्लोरीन की मतलब किसी भी X की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन की तो वैलेंसी 1 होती है कोवेलेंसी, HF, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके पास D है। फ्लोरीन 2s2 2p5, सिर्फ इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ना वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी तो F2, तो कोवेलेंसी कितनी है? 1 फ्लोरीन की तो। क्लियर है? लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर कोवेलेंसी की बात करें तो देखते हैं, 3s2 3p5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो Cl2, यहाँ पे कोवेलेंसी 1 है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बात करेंगे तो क्या होगा? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3, तो क्या बनेगा? ICl3 IF3। कोवेलेंसी कितनी दिख रही है आपको? 3। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा?
5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो IF5, ICl5 नहीं बनता है, IF5। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ये भी मूव कर जाएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट 1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 IF7। मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हुई x की 7, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हुई 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर? तो ये आपकी कोवेलेंसी कंप्लीट होती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड्स में पढ़ चुके, प्रॉपर्टीज की बात करके इसको एंड करते हैं, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखें। प्रॉपर्टीज में आप देखिए कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल देखे थे आपने। कैसे देखे थे नॉन डायरेक्शनल? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक बॉन्ड्स में डायरेक्शनल देखे थे। कैसे देखे थे डायरेक्शनल? ओमनी डायरेक्शनल होती है, मतलब उनकी जो फील्ड होती है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की, वो सब डायरेक्शन में होती है। सब डायरेक्शन से वो अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट चार्ज को, लेकिन यहाँ सब डायरेक्शन से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, और शेयरिंग में ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब मैडम ये क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो हम पढ़ेंगे VBT में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग जब होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। px py pz dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dzx, सिर्फ s ऑर्बिटल ही स्फेरिकल होता है। तो आर यू गेटिंग? तो प्रॉपर्टीज कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं, इधर x y z, बिटवीन x y, बिटवीन y z, बिटवीन z x। पहली बात, डायरेक्शनल होने की वजह से एटम्स जो होते हैं स्पेस में, मतलब जब ये बॉन्ड्स बनेंगी तो बॉन्ड्स जो होंगे स्पेस में, उनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट। तो एक ही कोवेलेंट कंपाउंड के डिफरेंट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस ताकि अरेंजमेंट हो सके। क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट इन स्पेस। कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट इन स्पेस। स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बॉन्ड बनेगा। पहली बात तो ये, तो ये डायरेक्शनल होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और आयनिक बॉन्ड्स नॉन डायरेक्शनल थे और कोवेलेंट बॉन्ड्स डायरेक्शनल होते हैं। पहली बात तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कोवेलेंट कंपाउंड्स के कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको। क्लियर? मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट में। ठीक है, सारे कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे I2 है, ये I2, तो ये आपस में कैसे बॉन्डेड है? वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से। वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से। क्लियर? इसी तरीके से S8 आपस में कैसे बॉन्डेड है? वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से। क्लियर है? तो ये जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में कैसे बॉन्डेड है? वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस से। सबसे पहले जब हम हीट करेंगे, अगर हमें इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पता करना हो कि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है या कम है, तो जब हम इन्हें हीट करेंगे तो ये वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस टूटेंगे। वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस टूटेंगे। तो जब ये वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस टूटेंगे तो दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
क्योंकि तो वीक है, इनमें तो कम एनर्जी लगती है इनको तोड़ने के लिए, तो ठीक है, इनकी तो बहुत कम एनर्जी लगती है, अपने वीक केमिकल फोर्सेस हैं तो इनको तो बहुत कम एनर्जी लगेगी, तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन इन्हीं कोवेलेंट कंपाउंड्स में जहां पे डायमंड है, जहां पे ग्रेफाइट है, जहां पे कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स हैं, या जाइंट मॉलिक्यूल्स जहां बनेंगे, देखिए एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। वैसे आयनिक कंपाउंड से, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनसे इनके वीक लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है देन ionic solids, except network solids। अगर हम कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स की बात करें, जिन्हें हम जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, एग्जाम्पल SiO2, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइट, ये सब कैसे बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंटली बॉन्डेड। एक कार्बन सब कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ कोई वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और अगर आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा तो आप इसको इंडिविजुअली ब्रेक करोगे कोवेलेंट बॉन्ड को। इन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक, वहां तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस ब्रेक हो रहे थे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड ही है। खूब सा 3D नेटवर्क, लाइक 3D अरेंजमेंट है पूरा, ठीक है, उसमें नेटवर्क जाल है पूरा का पूरा। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो जब उसको तोड़ना है तो आपको इंडिविजुअल कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़नी पड़ेंगी, तो जिसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स जिनमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं, I2, Cl2 को भी सॉलिड फॉर्म में ला दो, I2 तो सॉलिड में ही होता है, सॉलिड CO2 ले लो, कोई सा भी सॉलिड एसेट ले लो, P4 ले लो, वो अगर आपके सॉलिड फॉर्म में है तो वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से। उन्हें तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस टूटेंगे और आपका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, तो आयनिक सॉलिड्स का ज्यादा हो जाएगा अगर हम आयनिक सॉलिड से कंपैरिजन करें। लेकिन अगर आप कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स की बात करो तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयनिक सॉलिड से भी ज्यादा है। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स, क्योंकि यहां पे हमें इसको तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ना है, वहां पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है आयनिक कंपाउंड्स में। यहां पे हमें सीधा कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है और उसे तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा। हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक सॉलिड्स। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स का, कोवेलेंट सॉलिड्स का अगर हम आयनिक सॉलिड से कंपैरिजन करें जहां पे कोवेलेंट सॉलिड्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम ही होगा और आयनिक सॉलिड्स का ज्यादा होगा। लेकिन अगर आयनिक सॉलिड्स का कंपैरिजन कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड से है, जो जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, ग्रेफाइट, SiO2, डायमंड, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? समझ में आया यहां तक? ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, जैसे आप नेट पे भी देखेंगे 1 मोल आप डायमंड ले लें और 1 मोल NaCl KCl ले लें, आप देखेंगे 1 मोल डायमंड का अगर आप उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट देखोगे तो थाउजेंड्स में जाएगा, और 1 मोल NaCl का देखोगे तो कुछ 800 समथिंग या 1000 समथिंग आएगा। तो बहुत वास्ट वेरिएशन है। क्लियर है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। नेक्स्ट, दे आर बैड कंडक्टर। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर डायमंड की बात करें तो दे आर, क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, कोई चार्ज। अच्छा, आयनिक सॉलिड्स क्यों कंडक्ट करते थे इलेक्ट्रिसिटी? NaCl पानी में डालते ही क्या होगा? पानी एक पोलर सॉल्वेंट था, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा था, तो इसके वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। मतलब हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये Na+ अलग हो जाता था, Cl- अलग हो जाता था, हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते थे। Na+ कहाँ भागेगा? जहां पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। Cl- कहाँ भागेगा? जहां ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है। क्लियर है? तो ये चीज हमें समझनी होगी। तो वाटर में जाके ये तो क्या हो जाएगा? कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्ज कैरियर, चार्ज है,
ठीक है, आयंस इन द फॉर्म ऑफ आयंस है, तो आयंस तो चार्ज होता है आयंस पे, तो क्लियर। और इसी तरीके से HCl है, वो भी कंडक्ट कर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पानी में जाके ये टूट जाएगा, ये H प्लस के फॉर्म में चला जाएगा Cl माइनस, और ये हाइड्रेट हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा, ये भी सॉल्वेट हो जाएगा, अब ये फ्री हो गए आयंस, मतलब जो आयंस फ्री होना चाह रहे थे वो फ्री हो गए, Na प्लस Cl माइनस फ्री हो गया, H प्लस और Cl माइनस फ्री हो गया, आयंस कंडक्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। लेकिन डायमंड, उस पर ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, या फ्री आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ना उस पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयंस है। आयनिक कंपाउंड्स में तो थे, बट कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड्स are bad conductor of electricity. अभी HCl अच्छा कंडक्टर है, HCl अच्छा कंडक्टर है पानी में जाके, क्योंकि वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पूरा H प्लस और Cl माइनस सेपरेट हो जाएगा, वो आयन सेपरेट हो जाएंगे, तो वो कंडक्ट कर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक्सेप्ट एग्जाम्पल डायमंड, diamond is a bad conductor of electricity, SiO2 bad conductor of, silicon carbide is a bad conductor of electricity, लेकिन क्लियर है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, बिकॉज उसका एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 तो बॉन्ड्स बना लेता है, एक पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाने में जाता है एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में जाते हैं, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, ठीक है, अभी जहां तक हमें पढ़ना है, ठीक है, और जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड बनाने में जाता है, तो वो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड होता है इस पूरी लेयर में, लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट में, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, तो एक से दूसरी लेयर किससे हेल्ड है, बाय वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, तो वो पूरी लेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, सो बिकॉज ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स इन लेयर्स और शीट्स, क्लियर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपके पूरी लेयर में पास करती जाएगी, पूरी लेयर में इलेक्ट्रिसिटी पास करती जाएगी, क्लियर है। तो कोवेलेंटली नेटवर्क सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट, HCl जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो भी गुड कंडक्टर्स है, क्लियर है, और आयनिक सॉलिड्स तो है ही सही, तो 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट क्या देखेंगे, स्टीरियोआइसोमेरिज्म ये शो करता ही है, क्लियर है, कोवेलेंट कंपाउंड्स are soluble in non-polar solvents. Non-polar solvents में क्या है, soluble है कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन CH4, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, बेंजीन, ये सब किसमें soluble होंगे, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं, बेंजीन, CCl4, ईथर एक्सेट्रा, इनमें soluble होंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्लियर। वहीं पे आयनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल थे, पोलर सॉल्वेंट्स में, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, बेंजीन, CCl4, ईथर में, क्लियर है, जैसे सारे हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है। अच्छा, इसमें भी डायमंड एक्सेप्शन है, जो भी मतलब नेटवर्क सॉलिड्स हैं, ठीक है, वो किसी में सॉल्युबल नहीं, जैसे डायमंड है, तो डायमंड इज एग्जाम्पल, डायमंड इज नॉट सॉल्युबल इन पोलर एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ना पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है ना नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है डायमंड जैसे सब्सटेंसेस, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, यही प्रॉपर्टीज हैं। एक और प्रॉपर्टी है वो मैं शॉर्ट में कवर करती हूँ या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, वो है कि कौन सी रिएक्शंस फास्ट एंड स्लो होती हैं, ठीक है। तो यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट क्लास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थैंक यू।